हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी मित्रा में। मैं हूँ आकाश और आज हम फिजिक्स के तीसरे लेक्चर में एक दूसरे से बातें करेंगे। अभी तक मैंने आपको मूल राशियाँ, मूल मात्रक, उसके अलावा डेसिमल पद्धति जिसको आप दार्शनिक पद्धति कहते हो, और उसके अलावा विस्थापन, वेग, चाल, दूरी आदि के बारे में हमने बात कर ली। और क्लास प्रारंभ करते समय हम कुछ क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1, किसी वाहन का स्पीडोमीटर कौन सी चाल बताता है? तो इसका आंसर होगा आपका तात्कालिक चाल। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि चाल, एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है, तात्कालिक चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है। वहां पे आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्मांड में गति एवं विराम की अवधारणा कैसी है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में गति की अवधारणा और विराम की अवधारणा सापेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की प्रथम औद्योगिक क्रांति कहां हुई व किन आविष्कारों का इसमें योगदान रहा? विश्व की पहली औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हुई, लगभग 1760 ईस्वी भी लिखा आता है। यह इंग्लैंड में प्रारंभ हुई और इसके पीछे जो मेन योगदान रहा है वह रहा है भाप इंजन का और पावर लूम का। भाप का इंजन आपको पता है जेम्स वॉट ने बनाया था, और पावर लूम कपड़े बुनने की एक मशीन थी। आधुनिक आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है? विलियम हॉकिंग्स। विलियम हॉकिंग्स को आधुनिक आइंस्टीन कहा जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? डार्क मैटर। डार्क मैटर ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। इसके अलावा दो न्यूमेरिकल है, उनकी बातें कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक समान चाल, दूसरा होता है आपका असमान चाल, तीसरा औसत चाल, और चौथा तात्कालिक चाल। चाल को आप इन में बांट सकते हो। एक समान चाल का मतलब है कि चाल लगातार एक समान बनी रहे। मान लो कोई आदमी पहली सेकंड में 5 मीटर चलता है तो अगली सेकंड में भी 5 मीटर चले, उससे अगली सेकंड में भी 5 मीटर चले, उससे अगली सेकंड में भी 5 मीटर चले, तो इस चाल को एक समान चाल कहेंगे। अर्थात पूरी समय उसकी चाल एक समान बनी रहे। दूसरा पॉइंट, असमान चाल। जब किसी वाहन की चाल लगातार बदलती रहे, पहले धीरे चल रहा था, फिर तेज चले, फिर धीरे चले, या धीरे धीरे चाल बढ़ती जाए, ऐसी चाल को असमान चाल कहा जाता है। तात्कालिक चाल, किसी समय विशेष पर जो चाल होती है उसको तात्कालिक चाल कहा जाता है। मान लो कि कोई वाहन यहां से यहां तक जा रहा है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यहां पर उसकी चाल है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे है 6 मीटर पर सेकंड, एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे 7 मीटर पर सेकंड। तो ये इन पॉइंटों पे इसकी तात्कालिक चाल कही जाएगी, जो हर एक पॉइंट पे अलग अलग भी हो सकती है और एक समान भी हो सकती है। वो चाल पे डिपेंड करता है कि चाल आपकी एक समान है या असमान है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। मान लो एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 100 मीटर चलता है और उसे इसमें 10 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी औसत चाल होगी कुल दूरी 100 अपॉन कुल समय 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड।
इसके बीच में उसकी चाल ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, लेकिन औसत चाल होती है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। एक होता है इसी के अंदर, अगर V1 चाल से V1 चाल और V2 चाल से समान दूरी तय करे तो औसत चाल क्या होगी? मान लो पहले V1 चाल से ये मान लो x दूरी है, इसको ये V1 चाल से तय करता है, फिर सेम दूरी, समान दूरी है ना, एक समान दूरी। ये बोल रहा है कि पहले चाल V1 है समान दूरी के लिए, दोबारा चाल V2 हो गई लेकिन दूरी समान है, तो औसत चाल बताइए। तो यहां पर समय कितना होगा आपको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी x, चाल V1, तो यहां पे समय मान लो T1 लगा, तो T1 बराबर हो गया x बटे V1। ऐसे इस दूरी में लगा समय T2 है, तो हो गया आपका x बटे V2। तो कुल समय कितना हो जाएगा? औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम V एवरेज औसत चाल लिख लेते हैं। कुल दूरी हमारी होगी x और x प्लस x यानी 2x। अब कुल समय हमारा हो गया T1 प्लस T2। इसको T1 प्लस T2 को यहां पे सोल्व कर लेते हैं। T1 प्लस T2 बराबर हो गया x बटे V1 प्लस x बटे V2। x ऊपर को मना आ गया, तो x को मना आ गया 1/V1 प्लस 1/V2। इसे यहां पे पुटअप कर दो, x 1/V1 प्लस 1/V2। x से x कट गया तो आपका 2 ऊपर बचा, यहां पे एलसीएम ले लिया हमने V1 V2, तो यहां पे आ गया V1 प्लस V2। ये ऊपर चला जाएगा तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यानी कि हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा औसत चाल का इस कंडीशन में 2 गुना V1 V2 बटे V1 प्लस V2। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि अगर चाल अलग अलग हो लेकिन उन चालों के द्वारा चली गई दूरी एक समान हो, यानी समान दूरी तय की गई हो, तब औसत चाल होगी 2 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अगर इसमें समान समय में चाल भिन्न हो लेकिन समय समान हो तो औसत चाल। मान लो हमारी चाल V1 है और समय क्या है? समान है, उसके लिए समय T है। दूसरी चाल है V2, उसके लिए समय है T। तो ये बताइए, इसमें हमें बतानी है औसत चाल। तो दूरी बराबर क्या होगा? यहां से दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा, यहां पे दूरी मान ली x1 है, तो चाल कितनी है? V1 इंटू टी, और यहां पे x2 मान ली, हो जाएगी V2 इंटू टी। तो कुल दूरी यहां से हमारी, इसको हटा देता हूं, यहां से मेरी कुल दूरी आ जाएगी x1 प्लस x2 यानी कि V1t प्लस V2t। और कुल समय, बट t समय V1 चाल से लगा और t समय V2 चाल से लगा, तो कुल समय हो जाएगा t प्लस t 2t। तो औसत चाल V1 प्लस V2, t कॉमन आ गया इसमें से, दोनों में से, अपॉन 2t। t से t कट गया यानी कि V1 प्लस V2 अपॉन 2। यानी कि अगर चाल भिन्न भिन्न हो लेकिन समान समय के लिए चली गई हो तो उनका औसत चाल आ जाएगी V1 प्लस V2 अपॉन 2। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं।
तो यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूले बताए मैंने। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। दूसरा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यह कब होगा? जब आपकी चाल अलग अलग हो लेकिन चली गई दूरी एक समान हो। और v1 प्लस v2 अपॉन 2 कब होगा? जब आपकी चाल अलग अलग हो लेकिन लिया गया समय समान समान हो। तो आपको फॉर्मूला आएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये सभी आपके औसत चाल के फॉर्मूले हैं। इसको हटा देता हूं। वैसे आपको केवल यही याद रखना है, इसी से आपका सब सोल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा याद कर सकते हो तो ये फॉर्मूले याद रख सकते हो, मैथमेटिक्स में भी आपके काम आएंगे। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वर्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाने, यहां पे 2 लिखा है, 2 चक्कर लगाने के बाद औसत चाल और औसत वेग क्या होगा यदि वर्ताकार पथ की त्रिज्या r मीटर और एक चक्कर में लगा समय t सेकंड है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक वर्ताकार पथ है, यह आपका एक वर्ताकार पथ हो गया, और एक आदमी यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है ऐसे एक चक्कर, और ऐसा एक और चक्कर वो लगा लेता है। इसकी त्रिज्या r है। तो कह रहा है कि भाई आप हमें औसत चाल और औसत वेग बताइए। आप मुझे कुल चली गई दूरी बताइए। कुल दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई r, और 2 चक्कर में चली गई दूरी 2 गुना 2 पाई r, और कुल समय, एक चक्कर में लगा समय t, तो 2 चक्कर में लगा समय 2t। तो औसत चाल क्या हो जाएगी आपकी? कुल चली गई दूरी यानी कि 2 इंटू 2 पाई r अपॉन कुल समय यानी 2t। 2 से 2 गया यानी आपका हो गया 2 पाई r अपॉन t। यह आपका हो गया औसत चाल। 2 पाई r वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, इसलिए यहां पे 2 पाई r। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक बार परिधि घूम लिया नहीं 2 पाई r, और 2 चक्कर में चली गई दूरी 2 गुना 2 पाई r, कुल दूरी चली गई। और कुल लगा समय, एक चक्कर में लगा समय t सेकंड, और 2 चक्कर में लगा समय 2t सेकंड, तो 2t यानी औसत चाल हो गया 2 इंटू 2 पाई r अपॉन 2t यानी 2 पाई r अपॉन t। 2 से 2 कट गया, यह आंसर हो जाएगा। अब पूछते हैं औसत वेग। औसत वेग यानी कुल विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बताइए आप। ये यहां से चला, अगर ये यहां से आ जाता तो विस्थापन इतना हो जाता, यानी अगर मैं बोलूं टोटल 2 पाई r है तो इतना भाग कितना हो जाएगा? एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, तो ये हो जाता 2 पाई r का 1/4 हिस्सा। अगर मैं इतना पूछता चली गई दूरी, अगर ये यहां से यहां तक जाता तो चली गई दूरी होती 2 पाई r का 1/4 हिस्सा। और यहां पे विस्थापन कितना होता? इसको अगर मैं सीधी लाइन से मिला देता तो ये होता विस्थापन, यानी ये r और ये r, तो ये हो जाता √2r, हो जाता आपका क्या? विस्थापन। अगर मैं कहता आधा चक्कर लगा लिया तो आदमी यहां से चल के यहां तक आ जाता, तो इस कंडीशन में चली गई दूरी होती टोटल 2 पाई r है, तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी? 2 पाई r का 1/2, यानी ये हो जाती पाई r। और इस कंडीशन में विस्थापन कितना होता? यहां और यहां के बीच की दूरी होती 2r। लेकिन ये आदमी एक चक्कर पूरा लगा लिया, फिर दूसरा चक्कर पूरा लगा लिया है, तो विस्थापन इसका कितना होगा? 0। असमय कितना? t और t 2t, तो औसत विस्थापन कितना हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा 0। इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं। आधे चक्कर में या 1/4, चलो 1/4 चक्कर में कर देते पहले। अगर इसको 1/4 चक्कर लगाए, 1/4 चक्कर में दूरी कितनी होगी बताइए आप? 1/4 चक्कर में दूरी हो जाएगी इसका पूरे का ये हिस्सा, यानी ये हो जाएगी 2 पाई r का एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 1/4 हिस्सा। और इस कंडीशन में विस्थापन कितना होगा? ये विस्थापन होगा, यहां से यहां मिलाएंगे सीधी लाइन,
क्योंकि विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है 2 पॉइंटों को सीधी मिलाने वाली लाइन। ये आर, तो वृत्त की त्रिज्या ये भी आर होगी, ये आर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो हो जाएगा √2r। सही बात है ना। अगर मैं आधा चक्कर लगवा देता, 1/2 चक्कर यानी आधा चक्कर, तो इस कंडीशन में दूरी बताइए आप, तो दूरी हो जाती है, ऐसे घूम के आ रहा है आदमी, तो ये हो गया 2πr का 1/4 हिस्सा, ये हो गया 1/4 हिस्सा और हो गया, यानी 2πr का टोटल 2πr होती है उसका आधा हिस्सा, यानी 2πr का 1/2 हिस्सा। और विस्थापन कितना होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ये r और ये r, विस्थापन हो जाता है यहां पे 2r। समझ में आ रही है बात। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं इसको 3/4 हिस्सा चलवा दूं, ये आपको मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। अगर मैं इसको 3/4 चक्कर लगवा दूं, यानी टोटल चक्कर अगर 4 का है तो 3/4 यानी कि 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्से, तो 3/4 हिस्सा किसका, 2πr का। इतनी जो हो गई इसकी दीवार चली गई दूरी। और अगर मैं बात करूं किसकी, यानी कि 3/4 हिस्से का मतलब है यहां पे, यहां से चल के आदमी यहां तक आ गया। और अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी ये r है और ये भी r है, तो विस्थापन हो जाएगा आपका √2 × r। अभी मैं दिशा नहीं बता रहा, यहां पे अगर मैं बात करता तो विस्थापन किस दिशा में था, इसके मुकाबले, क्योंकि यहां से चला ना आदमी, इसके मुकाबले इस डायरेक्शन में विस्थापन था, यानी आप कहोगे इस डायरेक्शन में अगर बात करूंगा मैं तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अभी विस्थापन किस डायरेक्शन में, यहां पे था तो विस्थापन किस डायरेक्शन में था, पश्चिम डायरेक्शन में इसके मुकाबले। अभी यहां पे है तो विस्थापन किस डायरेक्शन में है, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को साउथ वेस्ट लिख सकते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को। और अगर ये पूरा चक्कर चल जाएगा तो विस्थापन तो हो जाएगा उसी पॉइंट पे पहुंच गया 0 और दूरी हो जाएगी 2πr। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहीं पर आप औसत वेग लिख लीजिए। औसत वेग का एक फॉर्मूला होता है, औसत वेग यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय। और इसका अगर मैं कहूं, अगर वेग एक समान बढ़ रहा है, यानी कि अगर मैं ए त्वरण लगा दूं तो उससे आपका क्या होगा, वेग एक समान रूप से बढ़ता जाएगा। अगर प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग v हो गया, तो इस कंडीशन में आपका औसत वेग होगा u + v/2। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर वेग एक समान गति से बढ़ रहा है तो औसत वेग होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इसको आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर, एक आदमी ओ से चलना स्टार्ट करता है, यानी कि यहां से चलना स्टार्ट करता है, ओ से ए पॉइंट पे पहुंचता है, ए से फिर बी पॉइंट पे पहुंचता है, बी से फिर सी पॉइंट पे पहुंचता है, सी से फिर डी पॉइंट पे पहुंचता है। तो कुल समय उसे इसमें 8 सेकंड लगता है। टोटल टाइम दिया गया है 8 सेकंड लगा, 8 सेकंड इसमें टोटल टाइम बताया। और कुल यहां से ऐसे चलता हुआ डी तक गया। तो औसत चाल और औसत वेग पूछ लिया, तो औसत चाल क्या होगा, कुल चली गई दूरी, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, ये होगा आपका औसत चाल। तो कुल दूरी कितना चला वो, तो 4 ये चला, 3 ये चला, 4 और 3 7, और 4 इधर चला, क्योंकि 4 ये है तो 4 ये होगा, बराबर है 4 4 8 और 3 11। और देखो भैया ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये है 4, तो यहां पे हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 5 निकल गए। तो देखो 4 4 8 8 और 3 11 11 5 16, तो कुल चली गई दूरी हो गई यार इसका आपके पास 16 मीटर, और कुल लगा समय कितना है 8 सेकंड। तो आपकी औसत चाल हो जाएगी 2 मीटर
पर सेकंड आंसर। अब पूछता है औसत वेग बताइए। औसत वेग, पहले आप विस्थापन देखिए। आदमी कहां पे था? ओ पॉइंट पे था। ओ पॉइंट कहां है? यहां पे। और आदमी कहां पहुंच गया? डी पॉइंट पे, यहां पे पहुंच गया। तो विस्थापन कितना हुआ? 4 मीटर का। तो विस्थापन हो गया 4 मीटर का कुल विस्थापन। और समय कितना लगा इसको? 8 सेकंड। तो इसका औसत वेग हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड। अगर इस डायरेक्शन के वेग को मैं धनात्मक मानूंगा तो ये वेग किस डायरेक्शन में आ गया कुल मिला के? इस डायरेक्शन में। तो इसे मुझे आंसर लिखना होगा माइनस के साथ। तो माइनस का 1/2 मीटर पर सेकंड। समझ गए आप लोग? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल रेलवे ग्रुप डी में काफी पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लेना है किताब लेके। आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, आपसे बन जाएंगे। बस आपको इन चीजों को ध्यान में रख के काम करना है। हटा दे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको सापेक्ष चाल की थोड़ी बात कर लेते हैं। सापेक्ष चाल, मैथमेटिक्स में पूरा एक चैप्टर होता है चाल के ऊपर, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक आदमी ए इधर को 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चला, और बी, इसे V1 भी कह सकते हो आप लोग, V1, और बी V2 से चला, उसकी चाल है 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप ये बताइए, ये 1 सेकंड के बाद कितना चला जाएगा? ए आदमी वो 5 मीटर चला जाएगा, और बी आदमी कितना जाएगा? 3 मीटर। अब अगर बी आदमी देखेगा तो ए आदमी से अपने से कितना आगे दिखाई देगा? मान लो 5 मीटर है, ये 3 मीटर, तो इसे 2 मीटर आगे दिखाई देगा। और अगर ए आदमी बी को देखेगा, ये ए है, ये बी, देखो अगर बी एक को देख रहा है, बी एक को देख रहा है, तो बी के मुकाबले ए 2 मीटर आगे चला गया। लेकिन अगर ए बी को देखेगा तो पीछे मुड़ के ऐसे देखेगा और वो 2 मीटर पीछे पाएगा आदमी को। यानी कि बी के मुकाबले ए जो है 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और ए के मुकाबले बी 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। यानी कि अगर दोनों डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष चाल में क्या होता है? घटता है, घटता है। ये तो आपका डायरेक्ट जैसे आप याद रख सकते हो। देखो तरीका क्या होता है, अगर हमें ए के सापेक्ष बी की चाल बतानी है, यानी कि बी ए बतानी है किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, तो बी को रुका मान लो। और जब बी को रुका मानेंगे तो ए किस डायरेक्शन में जा रहा? इधर को, और बी की डायरेक्शन उल्टी करके ए में दे दो। मान लो देखो ए इधर को जा रहा 5 मीटर पर सेकंड से, तो बी को क्या दे दो? बी को रुका मानो, इसकी डायरेक्शन उल्टी करके दे दो, इधर को जा रहा था उल्टी दे दो, 3 मीटर पर सेकंड। देखो 5 आगे को जा रहा है, 3 पीछे को हट गया, तो कुल मिला के 5 - 3 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये 2 मीटर पर सेकंड जा रहा होगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं v ए की चाल निकाली बी के सापेक्ष, अब बी की चाल निकालता हूं ए के सापेक्ष, बी की चाल ए के सापेक्ष। अब ए को रुका मानो, तो बी किधर को जा रहा था? इधर को 3 मीटर पर सेकंड। ए को रुका मानूंगा तो ए की चाल उल्टी करके दे देनी है, उल्टी करके दे दी 5 मीटर पर सेकंड। तो कुल मिलाकर किधर को चाल जा रही है? 3 इधर को, 5 इधर को, तो कुल मिलाकर 2 मीटर पर सेकंड इधर को चाल जा रही है। यानी कि 2 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन डायरेक्शन किधर को होगी? इधर को। देखो भाई बी देख रहा, तो बी के मुकाबले ए किधर चला गया? आगे चला गया 2 मीटर पर सेकंड, तो किधर गया? आगे गया। और जब ए देखेगा तो बी किधर गया उसके मुकाबले? पीछे चला गया 2 मीटर पर सेकंड। ये होती है सापेक्ष चाल, जब दोनों एक ही दिशा में चले। अगर दोनों विपरीत दिशा में चले, जैसे ए इधर को चल रहा है यहीं से पॉइंट से, और बी इधर को चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड यानी v1, ये v2 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर दोनों एक ही दिशा में चले तो v रिलेटिव जो आपकी होगी वो होगी v1 - v2, घटा के आपको लिख लेना है और क्वेश्चन सोल्व कर लेना है।
अगर दोनों उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो देखो अगर इसको देखूं तो 1 मिनट सेकंड के बाद ये कितना चला जाएगा, 5 मीटर। इसको देखूंगा तो 1 सेकंड के बाद कितना जाएगा, 3 मीटर। अगर मैं इससे पूछूंगा भाई बताओ ए किधर गया, वो कहेगा भाई मेरे से 8 मीटर चला गया, किधर को, इधर को। 1 सेकंड में तो गया, यानी कि 1 की जो चाल हो गई, बी की जो चाल हो गई ए के सापेक्ष, वो हो गई 8 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में गया, इधर को। लेकिन जब पूछूंगा भाई बी से, भाई तुम बताओ ए किधर गया, वो बोलेगा ए इधर गया, कितना गया, कहने लगा भाई 8 मीटर गया। तो बी के सापेक्ष ए की चाल होगी 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। यानी कि कुल मिला के विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो हो जाती है वी रिलेटिव हो जाती है, जुड़ जाती है v1 प्लस v2। अब डायरेक्शन आपको देखनी है किसके सापेक्ष कौन किधर गया। अगर v के सापेक्ष गया है तो अगर मैं कहूं v ए बताओ किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष, v ए बताओ b के सापेक्ष, तो b के सापेक्ष ए किधर गया, इधर गया। और मैं कहूं v b बताओ a के सापेक्ष, a के सापेक्ष b किधर गया, इधर गया। तो ये हो गया आपकी रिलेटिव चाल, इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। और ये आपका मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर है, वहां पे आपको इससे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब आप चोर को पुलिस के पीछे भगाओगे या ट्रेन को एक साथ चलाओगे, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं। जैसे सापेक्ष चाल को रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। और अगर आपकी बात करूं चाल होता है स्पीड, वेग होता है वेलोसिटी। मैं हिंदी में मैं बता रहा हूं, आप इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो देख लेना। ऐसे ही त्वरण होता है एक्सीलरेशन, और मैं आगे कोशिश करूंगा कि साथ साथ लिखता चलो। तो त्वरण बराबर होता है, नहीं एक्सीलरेशन बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। मान लो ये एक बॉल है, इसका प्रारंभिक वेग u था, और थोड़ी देर के बाद इसका वेग v हो जाता है, और इसमें इसको t समय लगता है। यहां से यहां तक जाने में इसको t समय लगता है, a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में। तो वेग परिवर्तन क्या हो गया, वह वेग परिवर्तन हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यही तो होगा वेग में परिवर्तन। मान लो यहां पे 3 मीटर पर सेकंड था, और यहां पे हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे भाई कितना परिवर्तन हुआ, 10 माइनस 3 यानी 7 मीटर पर सेकंड, यानी कि v माइनस u। अब समय लगा जितना आपका समय लगा, तो इसे बोलोगे आप v माइनस u अपॉन t। और त्वरण को क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन होता है a बराबर v माइनस u अपॉन t। अब एक a की t में मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो a t बराबर हो गया v माइनस u, तो v बराबर हो गया u प्लस a t। और यही गति का प्रथम समीकरण है। यही गति का प्रथम समीकरण है, v बराबर u प्लस a t। अभी तो हमने a कहा त्वरण है, a मंदन भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा जब त्वरण होगा तो प्लस साइन आएगा, मंदन होगा यानी रिटार्डेशन होगा तो माइनस साइन आएगा। वो मैं आपको गति के समीकरण के समय बताऊंगा, और वहां पे उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब देखो त्वरण के बारे में मैंने क्या लिखा, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन को क्या लिखते हो आप, मीटर में लिखोगे, समय को किस में लिखते हो, सेकंड में। लास्ट क्लास में बताया था ना। तो वेग परिवर्तन का ऊपर का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये बताइए आप मीटर को आप क्या लिखोगे, लेंथ होती है मीटर, लेंथ को बीमा क्या होगी l, और टाइम समय की बीमा क्या होती है t, l अपॉन टी स्क्वायर।
यानी कि एल टी की -2 इसकी हो जाएगी बीमा। यानी बीमा और मात्रक को आप एक साथ लिख सकते हो। अब ये बताइए अदिश राशि है या सदिश राशि? तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि, लास्ट क्लास में बताया था। और समय कैसी राशि है? अदिश राशि। अगर एक सदिश में एक अदिश से गुना हो या भाग हो तो कुल मिला के क्या आएगी? सदिश राशि। तो त्वरण आपकी कैसी राशि होगी? सदिश राशि। त्वरण कैसी राशि होगी? सदिश राशि। तो त्वरण को आप समझिए, जैसे मैं आपको बोलता हूं, आपने बाइक देखी और बाइक में हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं, जब स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, एक्सीलेट कर रहे हैं बाइक को, एक्सीलेशन दे रहे हैं, तो होता है त्वरण। जब किसी चीज की स्पीड बढ़ाई जाए, जैसे वायुयान चल रहा है उसमें अगर स्पीड बढ़ाई जाए तो हम त्वरण दे देंगे उसको। अगर हम एक समान चाल से चल रहे हैं, जैसे यू से चल, अभी 5 मीटर पर सेकंड है बाइक की चाल, फिर भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो वहां पे त्वरण आपका क्या होगा? शून्य होगा। नहीं, स्पीड बढ़ रही है तो आपका त्वरण है। और अगर स्पीड घट रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाओगे तो स्पीड घटेगी। स्पीड घटने को बोलते हैं मंदन। यानी त्वरण का बिल्कुल ऑपोजिट होता है मंदन। इसको क्या बोलते हैं? मंदन। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। यानी कि अगर किसी वाहन में ब्रेक लगाते हो तो आप क्या करते हो? उसकी वेग लगातार घटता जाता है, यानी कि आप उसमें मंदन करते हो, रिटार्डेशन करते हो। यहां पे रिटार्डेशन आप घर्षण से यूज लेके आ रहे हो। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम गति के समीकरण की बात करेंगे। गति के समीकरण, गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए थे। अब गति के कुल 3 समीकरण है। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको याद कर लेना है, कल की क्लास में हम इनके बारे में बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। प्लीज सपोर्ट करें।